हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया। 12th क्लास की फिजिक्स स्टार्ट कर रखी है अपन ने। चैप्टर फर्स्ट, विद्युत चार्ज, विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र, जिसमें कूलाम के नियम तक अपन ने पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन, विद्युत क्षेत्र। ठीक है, और इससे संबंधित और भी जो टॉपिक्स हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं, विद्युत बल रेखाएं, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक होगा अपना चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ये अपना टॉपिक चल रहा है, चैप्टर चल रहा है। और इस चैप्टर में अपन आज पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र क्या होगा? देखो, अपन बात कर रहे हैं इसके अंदर स्थिर आवेशों की। तो अपन ने स्टार्टिंग पढ़ा था, कोई भी स्थिर आवेश है, स्थिर अवस्था में रखा कोई आवेश, तो वह विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, गतिशील नियत वेग से गतिशील है तो विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा। और अगर त्वरित आवेश है तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो अभी अपन केवल विद्युत क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अपन टॉपिक पढ़ेंगे आज विद्युत क्षेत्र। देखो क्या होगा विद्युत क्षेत्र। अपने पास एक आवेश है, कोई भी आवेश मान सकते हो, चाहे आप धनावेश ले लो, चाहे आप ऋण आवेश ले लो। कोई भी एक अपने पास में आवेश रखा हुआ है। जैसे सपोज दैट मेरे पास में प्लस क्यू आवेश रखा है, तो इसके चारों एक निश्चित एरिया होगा, एक निश्चित क्षेत्र होगा। ये आवेश था, इसके चारों एक निश्चित क्षेत्र होगा। क्या होगा उस क्षेत्र में? कोई अगर मैं दूसरा आवेश लेकर आता हूं, उसको अपन कहेंगे परीक्षण आवेश। भाई अपन यहां पे परीक्षण करवा रहे हैं तो उसको अपन कहेंगे परीक्षण आवेश। तो कोई परीक्षण आवेश अपन लेते हैं, उसको अपने क्यू नोट से, ये टेस्टिंग चार्ज है, क्यू नोट से लिखते हैं, जो कि सामान्यतः कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहां पे भी मैंने पॉजिटिव लिया है, यहां पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो देखो, इस आवेश को मैं लेकर आ रहा हूं। जब मैं यहां लाया तो यहां पर मेरे को कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। जब मैं यहां लाया तो कोई प्रभाव देखने को नहीं मिला। लेकिन जब मैं इस लाइन पर लेकर आता हूं और इसके अंदर और किसी बिंदु पर लेकर आता हूं, तो मैंने देखा कि इस वाले आवेश पर क्या लगता है? विद्युत बल लगता है। भाई ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो दो समान प्रकृति के आवेश हैं, तो कैसा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर दूसरी सिचुएशन ये है कि अगर ये कैसा होता, ये अगर नेगेटिव होता, तो यहां कैसा बल लगता? इस परीक्षण आवेश पर आकर्षण बल लगता। बात समझ में आई क्या? तो आप क्या कहेंगे कि कोई भी आवेश, इसको अपन कौन सा आवेश कहते हैं? इसे अपन कहते हैं स्रोत आवेश। तो कोई स्रोत आवेश है, उसके चारों ओर का एक निश्चित क्षेत्र, ये बिल्कुल निश्चित होगा। किसी आवेश का कम तो किसी का ज्यादा, जो कि इसके परिमाण पर डिपेंड करता है। तो किसी आवेश से, स्रोत आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश या परीक्षण आवेश को लाने पर वह प्रतिकर्षण बल या फिर आकर्षण बल का अनुभव करता है, उस क्षेत्र को क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। तो बड़ी सिंपल डेफिनेशन है अपने पास में विद्युत क्षेत्र की। किसी भी स्रोत आवेश का विद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा कि कोई स्रोत आवेश के चारों ओर का वह निश्चित क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर, इसको लेके आएंगे, तो वह अन्य आवेश प्रतिकर्षण या आकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे, उस क्षेत्र को, उस स्रोत आवेश का क्या कहेंगे? विद्युत क्षेत्र कहेंगे। क्लियर है? तो ये विद्युत क्षेत्र निश्चित होता है प्रत्येक आवेश का। अब नेक्स्ट अपन बात करेंगे ये विद्युत क्षेत्र जो है परिमाण में कैसा होगा। ठीक है, तो इसके लिए एक नई क्वांटिटी अपने पास दी जाती है। भाई इसको मेजर भी तो करना है कि कितना इसका कम है या ज्यादा है। कम है तो कितना है, ज्यादा है तो कितना है, उसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए एक नई क्वांटिटी दी जाती है, जिसको अपन कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट अपने पास में होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक पे अपन चलते हैं, इसी से जो रिलेटेड है अपने पास में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक होगा अपना
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? अभी अपने बात की कि कोई भी आपके पास में स्रोत आवेश है, उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र होगा, तो उस विद्युत क्षेत्र का मान कितना, कैसे मेजर करेंगे? मेजर करने के लिए आपने क्या लिया है कि एक आपने स्रोत आवेश लिया, उसी से तो पता चला अपने को कि आपके पास में क्या है, आपके पास में यहां पर विद्युत क्षेत्र है। तो इसके लिए फिर से अपन देखते हैं कि मेरे पास एक आवेश है, स्रोत आवेश प्लस क्यू, और इसके चारों ओर का ये इसका निश्चित क्षेत्र है, जिसे मैं क्या कहूंगा, इसका विद्युत क्षेत्र है। क्या है इसका? विद्युत क्षेत्र। दूसरा मेरे पास में क्या है? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश कैसा है? प्लस क्यू नोट है। कैसा है? प्लस क्यू नोट है। इस परीक्षण आवेश को मैं लेकर आता हूं और लाकर इस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रख दिया मैंने। जैसे मान लो मैंने ये बिंदु ए मान रखा है, तो इस ए बिंदु पर लाकर इसको मैंने रखा क्यू नोट को, ठीक है। जैसे मैं इसको लाकर रखूंगा तो ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, दोनों के बीच में क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल? प्रतिकर्षण कूलाम बल लगेगा। और कूलाम बल की वैल्यू आप लोग अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं? कि F इज इक्वल्स टू क्या होती है भाई? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R होती है दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहां पर क्या लगता है? वो बल F लगता है। और इसी से यहां पर डेफिनेशन अपने को मिलेगी कि जो विद्युत क्षेत्र, कोई भी आवेश लिया, उस आवेश का कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को निकालना है। जो कि देखो, अगर मैंने ए बिंदु पर लिया तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग होगी, अगर मैंने बी बिंदु लिया है और अगर मैंने सी बिंदु लिया है तो अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस स्रोत आवेश से इनकी दूरी क्या है? अलग अलग। और दूरी पर यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्भर करेगी। कैसे करेगी? डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं कि स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल, जो मैंने लिखा है F, तथा परीक्षण आवेश के परिमाण कितना है भाई? Q नोट का अनुपात। देखो अनुपात मैंने लिखा, किसके इक्वल होगा? के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। उसी बिंदु पर कहेंगे भाई, दूसरे बिंदु पर नहीं, क्योंकि डिफरेंट होगी। अभी देखेंगे अपन डिफरेंट कैसे होगी। तो डेफिनेशन समझ में आई आपके कि E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट। ये मैंने अनुपात की फॉर्म में बोला है। एक अनदर डेफिनेशन भी बोलेंगे अपन, इसकी आप 2-3 डेफिनेशन बोल सकते हो। तो ये डेफिनेशन समझ में आई होगी आपको। फिर से रिपीट करें कि किसी स्रोत आवेश के किसी बिंदु पर, आपने ये बिंदु ले रखा है ए, इस ए बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल और उस परीक्षण आवेश के परिमाण का अनुपात उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इक्वल होता है। ठीक है, इक्वल हो रहा है। तो ये डेफिनेशन मैंने यहां पर लिखी है। अब इसमें मैं कंडीशन अप्लाई कर दूं। कंडीशन लिखा मैंने कि यदि Q नोट इज इक्वल्स टू +1 कूलाम, Q नोट इज इक्वल्स टू क्या है? +1 कूलाम। तो यहां पर E इज इक्वल्स टू क्या लिखा जाता है? F। ये डेफिनेशन के लिए लिखा मैंने। दूसरी डेफिनेशन यहां से क्या लिख सकते हो आप? दूसरी डेफिनेशन ये होगी कि किसी स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश, देखो ये परीक्षण आवेश था, एकांक 1 लिया तो एकांक है, धन है, पॉजिटिव है, तो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के तुल्य होता है। ठीक है, तो यहां पर 2 टाइप से आप डेफिनेशन इसकी बता सकते हो। दोनों डेफिनेशन सही है, पहले वाली भी सही है और दूसरी वाली भी सही है। दूसरी वाली मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि विद्युत स्रोत आवेश के विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, तो यह आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डेफिनेशन हो गई। अब विद्युत क्षेत्र जो है वो एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि देखो फोर्स है, यहां पे बल है, तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो ये तो आवेश है तो अदिश है, लेकिन बल तो सदिश है, तो ये भी एक कैसी होगी? एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? सदिश राशि होती है। इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं
कि ये जो आपने परीक्षण आवेश लिया है, ये परीक्षण आवेश अपन अति सूक्ष्म लेते हैं। क्यों लेते हैं अति सूक्ष्म? क्योंकि कोई भी आवेश होगा उस प्रत्येक आवेश का अपना एक क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो अगर आपने इसको बड़ा ले लिया तो इसका विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा तो वो इस विद्युत क्षेत्र को क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है, इसको प्रभावित कर सकता है। इसलिए इसका मान क्या लिया जाता है, अति सूक्ष्म, जिससे कि इसका विद्युत क्षेत्र भी अति सूक्ष्म होगा। अपन इसको बहुत सूक्ष्म लेते हैं तो इसके विद्युत क्षेत्र में ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाएगा। तो इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, फिर इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं, जो मैंने फॉर्मूला लिखा है इसको अपन इस प्रकार से लिखते हैं कि E वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंस टू जीरो। ठीक है, जीरो की ओर बिल्कुल अग्रसर है, जीरो नहीं है बट जीरो के थोड़ा सा आप बड़ा कह सकते हो, F वेक्टर और अपॉन Q नॉट। ये आपके पास में फॉर्मूला बनता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट। काफी जगह अपने को यूज होगा ये, इससे अपन फोर्स भी निकालेंगे और काफी चीजें अपने पास में यहां से मिलेंगी अपने को। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो कैसी होती है, वो एक सदिश राशि होती है। तो ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कैसी राशि है, वो एक सदिश राशि है। और दिशा कैसे होगी, दिशा कैसे होगी, सदिश राशि है तो दिशा होगी विद्युत बल की दिशा के अनुदिश, विद्युत बल की दिशा के अनुदिश, विद्युत बल की दिशा के अनुदिश। अब विद्युत बल की दिशा किस प्रकार से होगी, देखो परीक्षण आवेश अपन ने कैसा लिया था, परीक्षण आवेश हमेशा अपन धनात्मक आवेश लेते हैं, प्लस Q नोट लिया है। अब जो आपने स्रोत आवेश लिया, अगर आपने धनात्मक लिया है, पॉजिटिव लिया है, तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा। तो ये बल की दिशा हो गई। तो धनात्मक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे होगी, स्रोत आवेश से बाहर की ओर कैसे होगी, देखो बाहर की ओर हो गई। और अगर इसी की जगह मैं नेगेटिव आवेश लेता हूं, माइनस Q लेता हूं, तो ये इसको अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, आकर्षण बल से आकर्षित करेगा। तो बल की दिशा ये, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा भी कैसे होगी, इसी प्रकार से हो सकती है। तो दिशा आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि अगर स्रोत आवेश धनात्मक है, पॉजिटिव हो, तो किस प्रकार होगा, दिशा बाहर की ओर, बाहर की ओर, या फिर आप ये कह सकते हो कि आवेश से दूर होती है। और अगर नेगेटिव आवेश लिया, नेगेटिव आवेश हो तो दिशा आवेश की तरफ, या किस प्रकार होगी, अंदर की ओर होगी, किस प्रकार होगी, अंदर की ओर होगी। तो यह आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। E वेक्टर इज इक्वल्स टू लिमिट F Q नॉट टेंस टू जीरो, F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ठीक है, कैसी राशि होगी, सदिश राशि होगी। अब इसका आप मात्रक भी लिख सकते हो। ठीक है, मात्रक कैसे लिखा जाएगा, मात्रक देखो, मात्रक यहां से बल है, नीचे क्या है, आवेश है, तो बल का मात्रक क्या होता है भाई, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो यहां से क्या बनेगा, न्यूटन, और अपॉन में आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, तो न्यूटन अपॉन क्या बन गया, कूलाम। और दूसरे में आप लिखना चाहो तो वो बनता है वोल्ट अपॉन मीटर, जो अपन आगे पढ़ेंगे तो वो क्या बनेगा, वोल्ट अपॉन मीटर बनता है। ठीक है, तो ये न्यूटन पर कूलाम और वोल्ट पर मीटर। आप इसकी विमा भी लिख सकते हो। ठीक है, विमा अगर आपको निकालनी याद रहती तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद रहती तो कोई बात नहीं, आप यहां से उसको डिराइव भी कर सकते हो। मैं डिराइव करके बता देता हूं आपको। देखें विमा डायमेंशन कैसे होगी, बल की तो याद होगी, बल्कि तो इजीली आप याद रख सकते हैं, इजी होती है m1 L1 T माइनस 2, तो ये बन जाती है m1 L1 T माइनस 2। और आवेश के अपन पढ़ के आए हैं A1 T1। ठीक है, तो रिजल्टेंट विमा क्या बचेगी, देखो m1 है ऊपर, बिल्कुल m1 है, L1 ऊपर 1 है, L1 है, देखो T माइनस 2 है तो T1 नीचे ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, T माइनस 3, और A1 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, A माइनस 1। क्लियर है।
तो ये आपके पास में इसकी विमा बनती है। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, किस प्रकार से होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये फॉर्मूला है, ये आपके पास में सदिश राशि होती है जिसकी दिशा होगी विद्युत बल की दिशा के अनुदिश। धनात्मक है तो दिशा बाहर की ओर कह दो या आवेश से दूर कह दो, ऋणात्मक है तो दिशा अंदर की ओर होगी या आवेश की तरफ होगी, ठीक है। मात्रक ये होता है और विमा ये। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूटन पर कूलम किस भौतिक राशि का मात्रक है, और यह भी बताइए कि यह सदिश है या अदिश है। तो न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है और यह कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। क्लियर है आपको, ठीक है। अब जो विद्युत क्षेत्र आपने लिया है वो विद्युत क्षेत्र देखो किस प्रकार से, विद्युत क्षेत्र को अपन देख नहीं सकते लेकिन कोई परीक्षण आवेश है उसकी सहायता से आप उसको अनुभव करवा सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई विद्युत क्षेत्र वो दो टाइप से होता है, या तो समरूप विद्युत क्षेत्र या असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र कौन सा होगा, यहां पे अपन नोट लगा के बता देते हैं आपको, नोट। दो प्रकार के विद्युत क्षेत्र आप पढ़ते हैं, एक होता है समरूप विद्युत क्षेत्र, समरूप विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा है असमरूप, असमरूप विद्युत क्षेत्र। पहला समरूप है और दूसरा असमरूप है। तो समरूप और असमरूप कौन सा होगा, कि समरूप है जिसमें वह विद्युत क्षेत्र जिसमें प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो क्या होगी, समान होगी, और विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे की क्या होती हैं, समांतर और बराबर दूरी पर। अभी विद्युत बल रेखाएं क्या है, जस्ट आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक अपन विद्युत बल रेखाएं पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के कैसे होंगी, समांतर और समान दूरी पर होंगी, उसे समरूप विद्युत क्षेत्र, और प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी, समान। असमरूप में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्रत्येक बिंदु पर भिन्न भिन्न होगी, और इसमें जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बल रेखाएं हैं वो आवश्यक नहीं है समांतर होंगी, या फिर आप ये कह सकते हो कि बराबर दूरी पर स्थित नहीं होंगी, ठीक है, इस प्रकार से होती हैं। तो ये असमरूप विद्युत क्षेत्र, यहां पे प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। क्लियर है आपके पास में। नेक्स्ट दूसरा नोट आपके पास में आता है, ये नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, कि कोई भी आपके पास समरूप विद्युत क्षेत्र है। मैंने बना दिया कि मेरे पास एक समरूप विद्युत क्षेत्र ये है, जिसको मैंने नाम दिया है कि समरूप विद्युत क्षेत्र का नाम है ई वेक्टर। अभी अपन ने बोला है, जिसकी डायरेक्शन मैंने बना रखी है कुछ इस प्रकार से है। क्लियर है। अब इसके अंदर कोई परीक्षण आवेश है, एक धनात्मक आवेश है और एक ऋणात्मक आवेश है, तो उन पर विद्युत बल कितना लगेगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो आप लोगों ने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला आपके पास में था ई वेक्टर इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, पढ़ा था क्या। तो यहां पर क्यू नोट की जगह मैंने कोई परीक्षण आवेश से एक धनात्मक प्लस क्यू लिया है, एक मैंने धनात्मक प्लस क्यू लिया है और एक माइनस क्यू लिया है, ठीक है। तो प्लस क्यू आवेश को मैंने यहां पे रखा, ये प्लस क्यू आवेश मैंने रखा हुआ है। इस पर कैसे बल लगेगा, तो यहां पर आपको बल निकालना है इस वाले फॉर्मूले से। तो बल क्या आ जाएगा आपके पास में, बल आ जाएगा F इज इक्वल्स टू क्यू नोट की जगह क्या है, Q, तो ये आ गया Q, और E की जगह है आपके पास में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ठीक है। ये आपके पास इसकी डायरेक्शन फॉर्म हो गई। क्लियर है। तो इस पर बल लगेगा कैसे भाई, विद्युत क्षेत्र इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा, और इस पर यह बल लगेगा कौन सा, F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर। सेम डायरेक्शन में है इसलिए यहां पर क्या आ गया, पॉजिटिव। और दूसरा मैंने नेगेटिव लिया है माइनस क्यू, तो उस पर जो बल लगेगा वो लगेगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू क्यू ई वेक्टर, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी इसके, ये नेगेटिव आता है यहां पे। तो मैंने यहां पर एक माइनस क्यू आवेश रखा, देखो ये रखा माइनस क्यू आवेश, ये मैंने माइनस क्यू आवेश रखा है। इस पर जो बल लगेगा वो किस प्रकार लगेगा, वो इस प्रकार इसके विपरीत डायरेक्शन में, और वो होगा F वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस का
क्यू ई वेक्टर। देखो दोनों में परिमाण में क्या रहे हैं, समान है, लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है। और यहां पे जो नेगेटिव साइन है माइनस क्यू ई वेक्टर, तो ये नेगेटिव साइन यही दर्शा रहा है कि जो बल लग रहा है इस पर, वो बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा के क्या है, विपरीत है, ऑपोजिट है। तो ये कुछ आपको याद रखना जो अपने पास आगे काम आएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका फॉर्मूला हो गया डायरेक्शन, और जो आपके पास विमा है, मात्रक है, वो सब अपन ने पढ़ लिए हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट अपन जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो निकालेंगे कि एक बिंदुवत आवेश एकल आवेश के कारण और या फिर ज्यादा आवेशों के कारण। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है कि बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना होगा, छोटा सा एक डेरिवेशन है, बिंदुवत आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह टॉपिक अपने को पढ़ना है कि बिंदुवत आवेश है। अब बिंदुवत आवेश अपन इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं कि बिंदुवत आवेश कौन सा होगा, बिंदु आवेश कौन सा होगा कि जो आवेशों की दूरी की तुलना में बहुत छोटा होता है, ठीक है, और उसका संपूर्ण जो आवेश है वो एक बिंदु पर आप केंद्रित मान सकते हो। एक छोटा बिंदु होगा जिस पर आप उसको केंद्रित मानते हैं। तो यहां पर कोई बिंदुवत आवेश अपन मान रहे हैं, डायग्राम बना रहा हूं मैं साइड में, कि मेरे पास एक बिंदुवत आवेश है। सपोज दैट बिंदुवत आवेश मैंने मान लिया प्लस क्यू है, ठीक है, और बिंदुवत आवेश प्लस क्यू कहां रखा हुआ है, ओ बिंदु पर रखा हुआ है, ठीक है। और इससे, इस बिंदुवत आवेश से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई दूसरा बिंदु P है, कोई दूसरा बिंदु क्या है, P है। और इस P बिंदु पर आपको क्या निकालनी है, आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको निकालनी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए आपको पता है कि यह बिंदु इसके विद्युत क्षेत्र में होना चाहिए, साथ ही वो जो बिंदु P है उस पर आपको कोई परीक्षण आवेश मानना पड़ेगा, उसके बिना आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को नहीं निकाल सकते, क्योंकि अपना फॉर्मूला था E वेक्टर इज इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन Q नॉट वेक्टर। तो मैंने क्या कहा, मैंने मान लिया कि बिंदु P पर कोई क्या धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है। तो उस पर मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। तो उसके लिए जब Q नोट रखा तो उस पर ये वाला क्या लगेगा, बल लगाएगा। और कौन से नियम से, कूलाम के नियमानुसार। तो लिखेंगे अपने कूलाम के नियमानुसार। जो लैंग्वेज में मैंने बोली है कि मैंने माना कि मेरे पास कोई बिंदु O पर धनात्मक आवेश प्लस Q स्थित है, जिससे R दूरी पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए माना उस बिंदु पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस Q नोट रखा हुआ है। तो प्लस क्यू नोट पर प्लस क्यू आवेश द्वारा लगा बल कूलाम के नियमानुसार क्या लिखा जाता है भाई, F इज इक्वल टू, पहले मैं परिमाण में लिख रहा हूं, F इज इक्वल टू होता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना है भाई, Q2 कितना है, Q नोट, और अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, R स्क्वायर। ये आपके पास में मैंने इसको परिमाण में लिखा है। अगर आपके पास से बल है तो बल का मात्रक आप लिख सकते हो। यहां पे अगर लिखने की जरूरत पड़े तो बल का मात्रक आपके पास में क्या होता है, न्यूटन होता है। इतना क्लियर है। अगर आपको डायरेक्शन की बात पड़े तो डायरेक्शन के लिए आप यहां पे वेक्टर फॉर्म लगाएंगे और यहां लगाएंगे आर कैप, जो एकांक सदिश होगा, जो कि इस बल की दिशा को व्यक्त करेगा और वो डायरेक्शन किस प्रकार से होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट विद्युत क्षेत्र, अपने को बल मिल गया। तो नेक्स्ट अपना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कौन से बिंदु पर, बिंदु P पर, बिंदु P पर क्या आ जाएगी, फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू F अपॉन Q नोट। E इज इक्वल्स टू क्या आ जाता है, F अपॉन Q नोट। इतनी बात क्लियर हुई। अब F की वैल्यू, इसको इक्वेशन नंबर मैं 1 दे देता हूं। F की वैल्यू समीकरण 1 से आप रखेंगे तो E इज इक्वल्स टू आपको क्या मिलेगा, मिलेगा Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, Q नोट है। Q नोट से Q नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये यहां पे कैंसिल आउट होंगे, तो क्या बचेगा,
E इज इक्वल्स टू, तो आपको मिलता है E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या मिलता है? E इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और यही क्या है? यही है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है। और बल की बात करें तो देखो दोनों कैसे हैं? धनात्मक है। तो बल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ये डायरेक्शन हो जाती है बल की एफ वेक्टर की। और आपको बताया था जो डायरेक्शन बल की होती है वही डायरेक्शन किसकी होती है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो यही डायरेक्शन किसकी हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो लिखा जाएगा सदिश रूप में, सदिश रूप में ये लिखा जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है। आर कैप क्या है? आर कैप एक एकांक सदिश है जो कि क्या कर रहा है? जो कि इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को बता रहा है। और वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है बल के अनुदिश से। सदिश रूप में लिख दिया। इसका मात्रक लिखना चाहो तो इसका मात्रक हो जाता है, यहां पे न्यूटन था और यहां हो जाता है न्यूटन प्रति कूलम। अगर के की फॉर्म लिखना चाहो तो के की फॉर्म में दूसरा इसका फॉर्म क्या लिखी जाएगी? E इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन आर स्क्वायर। ये आपके पास बन जाती है। ये अनदर फॉर्म में लिखें। अगर आप इसको माध्यम में लिखना चाहे तो बिल्कुल आप इसको माध्यम में भी लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट में लिख रहा हूं माध्यम। अभी फिलहाल अपने क्या मान रखा है? देखो फिलहाल यहां पे निर्वात माना है। दोनों आवेशों के बीच में क्या है? निर्वात है। क्लियर है? नेक्स्ट अपन माध्यम के लिए बात कर रहे थे। ठीक है। तो माध्यम के लिए देखें अपने पास में किस प्रकार से। तो माध्यम में क्या होगा? माध्यम में जब माध्यम लोगे दोनों आवेशों के मध्य, जैसे आपके पास में ये है, तो पहले निर्वात अपने लिया। अगर दोनों माध्यम में वहां पे यहां पे माध्यम लेते हो दोनों आवेशों के मध्य, तो क्या बनेगा? तो अपने पास में फॉर्मूला बन जाएगा E इज इक्वल्स टू, अब देखो K की वैल्यू थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नोट की जगह क्या जाएगा? एप्सिलॉन। और आ जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ये बन जाता आपके पास में। और हम लोग जानते हैं जब अपने कल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पैराविद्युतांक पढ़ा था उसके अंदर क्या पढ़ा था कि सिंस एप्सिलॉन आर इज इक्वल्स टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो यहां से एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू बनता है एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट। क्लियर है आपके पास? ये वाली वैल्यू अगर अपन यहां रखते हैं तो E इज इक्वल्स टू बनेगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला बनता है जो कि किस में है? मीडियम में है। अब देखो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट Q अपॉन आर स्क्वायर क्या बन गया? क्या बन गया? निर्वात में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो उसको आप लिख सकते हो E m इज इक्वल्स टू E नोट और अपॉन क्या बन गया? एप्सिलॉन आर। ये आपके पास हो गया। क्लियर है? तो अगर आपको दो के बीच में अनुपात में पूछ ले या तुलना करवा ले तो आप इसका यूज कर सकते हो। और आप लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है किसी भी माध्यम के लिए। तो जब 1 से बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो ई एम का जो मान है वो हमेशा किससे आएगा? ई नोट से छोटा। तो माध्यम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निर्वात की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अब इसमें ग्राफी निरूपण भी पूछ लिया जाता है। तो ग्राफी निरूपण किस प्रकार से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के साथ किस प्रकार परिवर्तित होती है? आवेश के साथ और दूरी के साथ। आवेश के साथ देखो ये 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये तो क्या है? कांस्टेंट है। और या तो Q वेरी करेगा या R करेगा। अगर Q वेरी करता तो R को कांस्टेंट रखोगे और R वेरी करता तो Q को कांस्टेंट रखोगे। तो अपन सामान्यतः R के साथ करते हैं, फिर Q के साथ भी देखें। तो ये मैंने यहां पर ग्राफ बनाया है और इस ग्राफ में ये तो हो गया डिस्टेंस R और ये हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। क्लियर है? और ये हो गया आपका 0। तो कैसे करेगा? यहां पे आप देख सकते हो कि अगर R के साथ वेरी करेगा तो Q रहेगा कांस्टेंट। तो R के साथ में कैसे है? R के साथ में है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, व्युत्क्रमानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो R बढ़ाओगे तो E क्या होगा? घटेगा। तो जब R कम है प्रारंभ में तो E का मान क्या होगा? ज्यादा। मतलब दूरी कम है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा, और जैसे जैसे आप दूरी बढ़ाओगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती जाएगी? उन बिंदुओं पर कम होती जाएगी। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। कैसे? इस प्रकार से ग्राफ आएगा।
ठीक है। और ये ग्राफ कैसा है, यह है E व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर का। तो आपके पास में ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये इसका इस प्रकार से ग्राफ आता है। क्लियर है आपके पास से, ठीक है। तो ये एक बिंदु आवेश के लिए हो गया, लेकिन अगर एक से ज्यादा बिंदु आवेश हो, दो हो या दो से ज्यादा बिंदु आवेश हो, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से आती है, बिल्कुल इसी प्रकार से आएगी, लेकिन उसके अंदर एक आपका अध्यारोपण का सिद्धांत काम करता है। क्या करता है वो मैं बता देता हूं। तो दो से अधिक बिंदुओं के लिए क्या लिखेंगे, अपना नेक्स्ट हो जाता है दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये कैसे दी जाती है, अपन इसको शॉर्ट में देखते हैं। ये दी जाती है अध्यारोपण के सिद्धांत से। कौन से सिद्धांत से, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत प्रत्येक जगह यूज होता है, अपन 11th क्लास में भी यूज कर रहे थे, 12th में भी यूज होगा, ठीक है। बल के लिए भी होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो भी सदिश या अदिश राशि होती है दो से ज्यादा, उनके लिए अगर आप कोई भी प्रभाव निकाल रहे हैं तो अध्यारोपण का सिद्धांत काम करेगा। क्या कहता है कि दो या दो से अधिक जो बिंदु आवेश हैं उनके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के सदिश योग के बराबर होता है। क्योंकि ये एक सदिश राशि होती है इसलिए सदिश योग, और अगर कोई सदिश राशि नहीं है तो कैसा योग, अदिश योग के बराबर, या बीजगणित योग आप कह सकते हो, बीजगणित योग के बराबर होता है। तो मैंने यहां पर दो से ज्यादा आवेश मान लिए। मैंने मान लिया कि मेरे पास में आवेश हैं कि एक आवेश है Q1, एक है Q2, एक है Q3 एंड सो ऑन Qn है, और इनके कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 वेक्टर, E2 वेक्टर, E3 वेक्टर एंड सो ऑन क्या है, En वेक्टर। तो किसी एक विशिष्ट बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो E वेक्टर इज इक्वल्स टू सभी के सदिश योग के बराबर होगी। इस प्रकार से ये दी जाती है। क्लियर है। तो ऐसे आप एक एक बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालकर इस फॉर्मूले में अगर आप पुट करते हैं तो वहां से आप क्या निकाल सकते हैं, दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक बिंदु आवेश या उससे ज्यादा के लिए आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हो। इसका फॉर्मूला, डेफिनेशन वगैरह आपको याद होनी चाहिए। क्लियर है। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।